आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11th इकोनॉमिक्स के मॉडल सेट 1 का सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। यहां पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताने वाला हूं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है हर एक मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को इस चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर जो 1 है क्या है देख लीजिए। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पर जो सेक्शन ए है इसमें टोटल मिलाकर 7 क्वेश्चन है, जहां पर आप लोगों को मात्र 5 ही क्वेश्चंस का उत्तर देना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देख लीजिए। क्या है कि एक कारखाने में औसत मजदूरी का पता लगाने के लिए कौन सा औसत उपयुक्त होगा। तो इसके लिए माध्य सबसे बेस्ट होगा, माध्य इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लीजिए कि माध्य विचलन का एक दोष लिखिए। तो माध्य विचलन का क्या दोष है देख लीजिए। तो माध्य विचलन में सभी पदों को धनात्मक मान लेते हैं। इसे निकालने में बीजगणित चिन्ह यानी कि प्लस और माइनस को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि लेस्पेयर कीमत सूचांक का सूत्र लिखिए। यानी यहाँ पर हमें लेस्पेयर कीमत सूचांक का फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है P01 बराबर सिग्मा P1 Q0 बटा सिग्मा P0 Q0 गुना 100। देखिए इसको बोला जाता है सिग्मा। इसको आप लोग क्या पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा सिग्मा। सिग्मा माने होता है कुल योग। सिग्मा माने क्या होता है, कुल योग। देखिए यहाँ पर इसका उत्तर क्या है कि प्रोफेसर लेस्पेयर ने आधार वर्ष की मात्रा जिसको Q0 यहाँ पर माना गया है को दोनों वर्षों के लिए भार यानी कि वेट माना है। जो सूत्र है क्या है P01 बराबर सिग्मा P1 Q0 बटा सिग्मा P0 Q0 गुना 100। यहाँ पर ये जो P1 है इसका माने हो जाएगा चालू वर्ष का मूल्य। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर ये जो P0 है इसका मतलब हो जाएगा आधार वर्ष का मूल्य। और यहाँ पर ये जो Q0 है इसका माने हो जाएगा आधार वर्ष की मात्रा। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही और सटीक सा उत्तर। आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि चिरकालिक निर्धन किसे कहा जाता है। देखिए निर्धन माने होता है गरीब, यानी कि चिरकालिक गरीब हम लोग किसको बोलेंगे। तो देखिए इसका उत्तर कि ऐसा निर्धन जो बहुत समय से निर्धन है उसे चिरकालिक निर्धन या फिर चिरकालिक गरीब हम लोग कहेंगे। मतलब बात समझ में आया। जो बहुत समय से क्या है गरीब है उसी को हम लोग चिरकालिक गरीब या फिर चिरकालिक निर्धन बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्या है कि मानव पूंजी क्या है। तो देखिए मानव पूंजी किसको बोलेंगे। तो देश के व्यक्तियों में निहित कौशल एवं उत्पादकीय ज्ञान के स्टॉक को मानव पूंजी कहते हैं। देखिए कोई सा भी जैसे कि मनुष्य है, कोई भी जैसे कि कोई मनुष्य है। अब देखिए इसके दिमाग में मतलब जैसे कि बहुत सारा मतलब होता है ना, मतलब जैसे कि बहुत सारा टेक्निक होता है कोई भी चीज उत्पादन करने का, या फिर उनके मन में या फिर उनके माइंड में जो आइडिया होता है ना उसी को यहाँ पर मानव पूंजी बोला जाएगा। तो ये हो गया हमारा मानव पूंजी का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्या है कि ग्रामीण साख के किन्हीं 2 स्रोतों के नाम लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर ग्रामीण साख। देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर साख है ना, देखिए साख माने होता है कर्जा। साख माने होता है कर्जा यानी कि लोन जिसको हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पर जो यहाँ पर होगा ना जैसे कि ग्रामीण साख का बोला जा रहा है तो ग्रामीण में कर्जा लेने का जो 2 स्रोत है क्या क्या है यहाँ पर आपको बताना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारा होगा लेकिन यहाँ पर 2 लिखने के लिए बोला गया था। आप लोग 2 कोई सा भी यहाँ पर लिख दीजिए। तो हमारे पास जो पहला जो है क्या है कि सहकारी समितियां एक हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा भूमि विकास बैंक हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड का क्या उद्देश्य था। देखिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड को हम लोग हिंदी से महान प्रगति उछाल भी बोलते हैं। तो देखिए इसका जो उद्देश्य था क्या था। तो देखिए महान प्रगति उछाल यानी कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड जिसको हम लोग शॉर्टकट में GLF बोलेंगे। ठीक है, 1958 ईस्वी में चीन में आरंभ किया गया। इसका जो स्टार्टिंग हुआ था 1958 में चीन में इसका स्टार्टिंग हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना था। मतलब देश का औद्योगिकरण करने के लिए ये जो हमारा GLF है इसको बनाया गया था, इसका निर्माण किया गया था। तो हमारे GLF का जो उद्देश्य हो गया क्या हो गया कि बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना इसका मेन मकसद मेन उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं सेक्शन बी की ओर। देख लेते हैं सेक्शन बी हमारे पास क्या
क्या है। देखिए यहाँ पर सेक्शन बी जो हमें दिया गया है, यहाँ पर भी टोटल मिलाकर 7 क्वेश्चन है और 7 में से मात्र में 5 ही क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक एक करके हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा, क्योंकि देखिए परीक्षा में कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग हर एक चीज को यहाँ पर कर लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम बिंदास तरीके से करिए। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं क्या है कि समांतर माध्य के गुण और दोषों को लिखिए। गुण भी लिखना है, दोष भी लिखना है। तो समांतर माध्य के गुण देख लीजिए, यहाँ पर गुण क्या है, तो इसका गुण, पहला गुण हो गया कि समझने एवं गणना करने में सरल होता है। इसको समझने में और गणना करने में, कोई भी चीज कैलकुलेट अगर करेंगे तो बहुत ही ईजी होता है। तुलना के लिए यह एक अच्छा आधार है, किसी भी मतलब दो चीज में अगर कंपेयर करना है, 3 चीज में कंपेयर करना है तो ये सबसे बेस्ट है, यानी कि यहाँ पर तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट है। इसका दोष देख लीजिए क्या क्या है, यह कभी कभी भ्रामक और असंगत परिणाम देता है, कभी कभी मतलब उटपटा सा रिजल्ट दे देता है। ठीक है, आगे क्या है कि समांतर माध्य में सीमांत मूल्य का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, ये बात हो जाएगा, फटाफट नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 9 हमें दिया गया है क्या है कि माध्य विचलन से आप क्या समझते हैं। तो माध्य विचलन का मतलब हो जाएगा किसी श्रेणी के, किसी माध्य के निकाले गए विचलनों के जोड़ के समांतर माध्य को माध्य विचलन कहा जाता है। ये हो गया हमारा माध्य विचलन का डेफिनेशन। मान के चलिए कोई हमारा पास सीरीज है, कोई श्रेणी है, जब हम लोग उसका क्या करेंगे, माध्य निकाल लेंगे। ठीक है, माध्य निकालने के बाद उसके विचलनों का जो जोड़ होगा, उसका जो समांतर माध्य होगा, उसी को माध्य विचलन बोला जाएगा। आगे यहाँ पर जो प्रश्न है क्या है कि माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करने के सूत्र को लिखिए। यहाँ पर जो सूत्र होगा वो हमें निकालना है। देख लीजिए यहाँ पर मैं लिख दिया है, क्या लिख दिया है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि माध्यिका से माध्य विचलन, माध्यिका से माध्य विचलन, माध्यिका से आपको यहाँ पर माध्य विचलन का यहाँ पर आपको सूत्र लिखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा एम बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सिग्मा। पहले सिग्मा देना है, फिर यहाँ पर इस प्रकार से मॉड दे देना है और यहाँ पर dx दे देना है और नीचे हमारे इस प्रकार से n होगा। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप लोग यहाँ पर चाहे तो देख सकते हैं, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये बिल्कुल सही और सटीक सा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। ठीक है, क्या है कि धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध को उपयुक्त प्रकीर्ण रेखाचित्र से स्पष्ट कीजिए। ये जो क्वेश्चन होगा इसको आप लोगों को यहाँ पर रेखाचित्र यानी कि डायग्राम बनाना है, डायग्राम। ठीक है, थोड़ा लंबा चौड़ा होगा, इसको देखिए आप लोग यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे। बहुत ही सिंपल है, आप लोग हर एक चीज को समझ जाएंगे, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना, हर एक चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जब हम लोग ग्राफ को बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, जो हमारा एक्स अक्ष होगा ना, जो एक्स अक्ष होगा, एक्स अक्ष में हम लोग समय लेंगे, स्थान लेंगे, मतलब समय स्थान वगैरह लिया जाता है। जो हमारा वाई अक्ष होगा ना, वाई अक्ष में हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी के मूल्यों को अंकित किया जाता है। वाई अक्ष में मूल्यों को लेंगे और एक्स अक्ष में समय और स्थान को लेंगे, और जब इन सभी बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो हमें बहुत सारा यहाँ पर वक्र प्राप्त होगा, कर्व मिलेगा। ठीक है, कर्व मिलेगा, बहुत सारा कर्व मिलेगा, और इसी से हमें यहाँ पर जो ग्राफ होगा एक करके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोगों को हर एक चीज यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आप लोग को यहाँ पर मैं आपको एक करके हर एक चीज बता दूंगा। देखिए यहाँ पर जैसे ये हमारा बायां साइड के निचला वाला बिंदु है, ये बायां साइड का निचला वाला बिंदु है, और ये सब इस प्रकार से जब डॉट डॉट होकर अगर ये वाला मतलब ये ऊपरी वाला सिरा से अगर मिल जाता है, या अगर ऊपरी वाला यहाँ पर इस सिरा से अगर मिल जाता है, तो यहाँ पर जो हमारा होगा ना, आर का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, आर का मान पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। कहां से मिल रहा है, देखिए बायां साइड का है, बायां साइड में है, पहला बात तो बायां साइड में है, और बायां साइड का निचला वाला कोना है। देखिए बायां साइड का निचला कोना है, बायां साइड का निचला कोना, बायां साइड का जो निचला कोना होता है बिंदु बिंदु करके कहां पर मिल जाता है, तो दाएं साइड के ऊपरी कोना से मिल जाता है। यही चीज यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि यदि सभी बिंदु बाईं ओर के निचले कोने से दाहिने और ऊपर वाले कोने तक एक सरल व सीधी रेखा के रूप में आ जाते तो धनात्मक सहसंबंध होगा। बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात को ध्यान से और एक बार समझ लीजिए। देख लीजिए इधर हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो गया, बायां साइड का निचला कोना, और ये बिंदु बिंदु हो के कहां पर मिल रहा है कि मतलब यहाँ पर दाएं साइड के ऊपरी कोना में जब ये मिल जाता है तो यहाँ पर आर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। इसी प्रकार से देख लीजिए इसका उल्टा वाला, इसका उल्टा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर इसका आप लोग उल्टा को देखेंगे आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ जाएगा।
देख लीजिए इस चित्र को। ये जो चित्र है क्या देखिए, हमारा इधर वाला बायां साइड है, तो बायां साइड का देखिए अपनी ऊपरी कोना, बायां साइड का जो ऊपरी कोना है यहाँ से हर एक बिंदु यहाँ पर आ रहा है और इस प्रकार से यहाँ पर एक सीधा लाइन बना रहा है। कहाँ पर बना रहा है, तो दायां साइड की निचली कोना में, दायां साइड के निचले कोना में बन रहा है। और अगर इस प्रकार से होता तो यहाँ पर आर का जो मान होगा -1 हो जाएगा, यहाँ पर ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। देख लीजिए यहाँ पर मैंने हर एक चीज को यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ और बता भी दे रहा हूँ। क्या है, यदि सभी बिंदु बाईं ओर के ऊपरी वाले कोने से, अब ऊपरी वाला कोना का हो रहा है, दाहिनी और नीचे वाले कोने तक सरल और सीधी रेखा के रूप में आ जाते तो ऋणात्मक सहसंबंध हो। ठीक है, यहाँ पर ऋणात्मक सहसंबंध यहाँ पर होगा, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर आगे जो है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है होगा। क्या लिख देना है, यहाँ पर होगा, होगा लिख दीजिएगा। ठीक है, तब आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग केवल गाल लगा दीजिए ना, आप लोगों का काम बन गया, होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पर अगला जो पॉइंट है देख लीजिए यहाँ पर और क्या क्या कंडीशन यहाँ पर बनेगा। एक किस प्रकार से यहाँ पर कंडीशन बन जाता है, क्या है कंडीशन, कि यदि दोनों रेखाएं एक ही अनुपात में बढ़ती है, मतलब यहाँ पर अगर दोनों रेखाएं एक ही अनुपात में बढ़ेगा तो यह क्या होगा, उच्च स्तरीय धनात्मक सहसंबंध होगा और जिसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। इसको अभी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर यहाँ पर और एक डायग्राम बनेगा, देख लीजिए यहाँ पर क्या कंडीशन है कि यदि दोनों रेखाएं समान गति से विपरीत दिशा में उच्चावाचन करती है तो उच्च स्तरीय ऋणात्मक सहसंबंध होगा। और इसका जो डायग्राम बनेगा मैंने नीचे बना दिया है, देख लीजिए, इसको आप लोग इस प्रकार से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इधर वाला ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा पूरा ये बड़का वाला ये जो है ये हमारा वाई एक्सिस है और कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर अगला जो प्रश्न हमें यहाँ पर दिया गया है क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर ये वाला जो लिखा हुआ है क्या है कि यदि रेखाओं में इस प्रकार की किसी प्रवृत्ति का आभास नहीं मिलता तो दोनों श्रेणियों में कोई संबंध नहीं होगा। और यहाँ पर ऊपर में मैंने आप लोगों को जो यहाँ पर बता दिया 4 कंडीशन, इसमें से अगर कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर कोई भी चीज यहाँ पर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देख लीजिए कि आधार अवधि के किन्हीं 3 वंचित गुणों को लिखिए। तो आधार अवधि का जो 3 क्या क्या गुण है आपको लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला गुण क्या है कि जो आधार वर्ष होगा, ठीक है, वह क्या हो, मतलब यहाँ पर ये जो आधार वर्ष हो गया, फिर ये जो आधार अवधि होगा ये मतलब बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये मीडियम होना चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं चलेगा और ज़्यादा लंबा भी नहीं चलेगा। अगला पॉइंट क्या है कि आधार वर्ष बहुत निकट या बहुत दूर का नहीं होना चाहिए, बहुत सामने भी नहीं होना चाहिए और बहुत दूर का भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आधार वर्ष का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उसके लिए डेटा उपलब्ध हो। जब हम लोग आधार वर्ष का चयन करेंगे तो वो इस प्रकार से हो कि यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग इसका चयन करेंगे ताकि जो भी डेटा वगैरह जो भी होगा, जो आंकड़ा होगा वो हमें एकदम आसानी से मिल जाए, आसानी से उपलब्ध हो जाए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि यह कार्यक्रम 14 नवंबर 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है। मतलब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में कहा जाए जो अशिक्षित है, जो अकुशल है, जिनको मतलब उतना कुछ आने आता है, जो केवल मजदूरी करके अपना घर परिवार चलाते हैं, जो मजदूरी पर डिपेंड होते हैं, उन लोगों के लिए मतलब ये कार्यक्रम चलाया गया था। 14 नवंबर 2004 की शुरू हुआ था। 150 मतलब पिछड़े जिलों के लिए ये चीज लागू हुआ था। आगे क्या है, जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक है इसके लिए राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा इसका बात। आगे देखिए, इसका उद्देश्य देश के 8 राज्यों, देखिए इसका जो मेन मकसद है ना, देश के 8 राज्य कौन कौन सा, एक गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तराखंड के सूखा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार द्वारा, ठीक है, मजदूरी रोजगार, यहाँ पर मजदूरी रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, मजदूरी रोजगार दिया जाएगा। मजदूरी रोजगार द्वारा क्या देख सकते हैं, क्या है कि खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। खाद्य अनाज केंद्र सरकार द्वारा इन 8 राज्यों को उपलब्ध कराए जाते हैं। मजदूरी राज्य सरकार द्वारा क्या है, आंशिक, यहाँ पर आंशिक लिखिएगा। ठीक है, आंशिक रूप से नगद और खाद्य अनाजों के रूप में दी जा सकती है। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में हमें यहाँ पर 3 अंतर बताना है।
तो एक साइड में आप लोगों को भौतिक पूंजी लिख देना है और एक साइड में आप लोगों को मानव पूंजी इस प्रकार से लिख देना है। देखिए भौतिक पूंजी में हम लोग सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं, क्या है कि भौतिक पूंजी को आसानी से बाजार में बेचा जा सकता है। यानी जो भौतिक पूंजी होगा ना, इसको हम लोग आसानी से बाजार में बेच सकते हैं। और जो मानव पूंजी होगा, देखिए मानव पूंजी को बेचा नहीं जा सकता है, बल्कि इससे माने इसका जो सेवा होगा, इसके सेवा को बेचा जा सकता है। जैसे कि मान के चलिए आपके अंदर क्षमता है, आप कोई सा भी सामान बना सकते हैं। अब आपका जो आइडिया है, जो दिमाग के भीतर है, उसको कैसे बेचा जा सकता है? उसको तो नहीं बेचा जा सकता है, लेकिन आप जो सामान बनाएंगे उस सामान को बेचा जा सकता है। तो ये हो गया इसका एक अंतर। तो ये हो गया हमारा पहला अंतर। आगे बढ़ते हैं, आगे का जो अंतर है एक एक करके हम लोग हर एक अंतर को यहाँ पर देख लेते हैं। देख लीजिए हमारे पास जो दूसरा अंतर यहाँ पर क्या है, देख लीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर जो दूसरा अंतर है क्या है कि भौतिक पूंजी को इसके निर्माता से अलग किया जा सकता है। मतलब जो चीज को बनाएंगे भौतिक पूंजी के माध्यम से क्या करें, इसको अलग किया जा सकता है। और इसका दो नंबर क्या है कि मानव पूंजी को इसके निर्माता या स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में कोई आइडिया होगा तो उसको हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं? नहीं अलग कर सकते हैं। तो ये बात हो गया यहाँ पर। आगे चलिए इसका जो तीसरा पॉइंट, इसके हम लोग तीसरे पॉइंट को भी देख लेते हैं। देख लीजिए इसका जो तीसरा पॉइंट है क्या है, ये पॉइंट नंबर 3 है। इधर भी हमारा पॉइंट नंबर 3 है। क्या है कि भौतिक पूंजी देशों के बीच गतिशील होती है। ठीक है, गतिशील होती है, कोई दिक्कत नहीं है। मानव पूंजी की गतिशीलता राष्ट्रीयता तथा संस्कृति के द्वारा प्रतिबंधित होती है। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या है कि तनुआ परियोजना क्या है। तो तनुआ परियोजना के बारे में आपको बताना है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर तनुआ परियोजना क्या है। तो यहाँ पर क्या है, कृषि में तमिलनाडु महिलाएं द्वारा तानवा नामक एक परियोजना तमिलनाडु में शुरू हुई। इस परियोजना के तहत महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीक में प्रशिक्षित किया जाता है। मतलब एक्चुअल में ये जो तानवा, ये जो परियोजना है, इसके माध्यम से जो मतलब तमिलनाडु की जो महिलाएं हैं उनको मतलब नई नई कृषि का जो तकनीक होता है इस चीज से मतलब प्रशिक्षित किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर है। अब देखिए इसके बाद हमारा सेक्शन सी शुरू हो जाता है, जो कि हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ना, मतलब बनाने वाला है, मैथ टाइप का बनेगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, आप लोगों को अगले लेक्चर में बता दूंगा, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से मतलब समझ आए। क्योंकि ये जो हमारा सेक्शन सी होने वाला है बहुत ही लंबा चौड़ा होगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो आपको मैं यही मतलब चाहता हूं कि देखिए मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बताना चाहता हूं, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको अगले लेक्चर में बता दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।